प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। अब मैं उसी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। लास्ट प्रॉपर्टी हमने जो चार्ज की पढ़ी थी वो थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी नंबर 10, चार्ज इज इनवेरिएंट विद स्पीड unlike mass. Charge is invariant with speed unlike mass. होता क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नीट में इस पे बेस क्वेश्चन आया हुआ है, जेई मेन में इस पे बेस क्वेश्चन आया हुआ है, सीबीएसई में कई बार इस पे बेस क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको बड़े ध्यान से समझना है। चार्ज इज इनवेरिएंट विद स्पीड अनलाइक मास। हम क्या करते हैं, अगर किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का मास, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो तो मास में यह फॉर्मूला लगता है। किसी भी पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो तो हम उस पार्टिकल को रिलेटिविस्टिक पार्टिकल बोलते हैं। कौन सा पार्टिकल बोलते हैं बेटा? रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। यहां पर एम नोट क्या है? एम नोट इज द रेस्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट। m naught is the rest mass of object, v is the speed of object, and m is the moving mass of object, and c is the speed of light. ध्यान रखना, किसी भी पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो, जैसे c/2 हो जाए, c/3 हो जाए, तो हम उस ऑब्जेक्ट को रिलेटिविस्टिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल बोलते हैं। अब आप यहां से देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ने लग जाएगी तो बेटा डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो उसका मास बढ़ने लग जाएगा। इसीलिए बोलते हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इट्स स्पीड। पर बेटा ये सिर्फ तभी होता है अगर पार्टिकल रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हो, मतलब उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो। अगर उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से कम हो, जैसे v c से बहुत छोटा, तो ये टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो रेस्ट मास और मूविंग मास सेम हो जाएगा। पर मैं तो इस चैप्टर में चार्ज पे कंसंट्रेट कर रहा हूं और लिखा है प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट विद स्पीड अनलाइक मास। मतलब अगर स्पीड चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, चाहे चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो, चाहे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो, उसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मास पे फर्क पड़ता है। बिल्कुल सेम लाइन पर, यहीं पर अगर मैं कहूं Q इज इक्वल टू Q नोट इफ चार्ज इज एट रेस्ट, देन Q विल बी इक्वल टू Q नोट इफ चार्ज इज मूविंग। तो बेटा अगर चार्ज चल रहा हो तो भी चार्ज सेम का सेम रहेगा। ये लिखना गलत है, ये गलत है। कब? अगर चार्ज मूव कर रहा हो। चाहे चार्ज मूव कर रहा हो, चाहे चार्ज रेस्ट पे हो, चार्ज पार्टिकल पे जो चार्ज है, उस चार्ज ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो सेम रहेगा, वो स्पीड के साथ वेरी नहीं करेगा। आपको ये ध्यान रखना है। यहीं से एक और पॉइंट पता लगता है जो आपको बड़े ध्यान से देखना है। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ज नहीं होता, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक चार्ज होता है। क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक चार्ज, जिसका मतलब होता है Q/m, जिसको आप चार्ज टू मास रेशियो भी बोलते हो। जिसको आप चार्ज टू मास रेशियो भी बोलते हो। ये इसके दो फायदे होते हैं। एक तो हम चार्ज ना पढ़ के चार्ज टू मास के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा इसके अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इसके यूनिट हो जाएंगे कूलम पर केजी, दिस इज एसआई यूनिट। दूसरा, इसके साइन से, अगर ये पॉजिटिव है क्योंकि मास तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, इसके साइन से मुझे पता लग जाएगा कि स्पेसिफिक चार्ज पॉजिटिव है या स्पेसिफिक चार्ज नेगेटिव है। ठीक है? क्यों? अगर ये पॉजिटिव होगा तो स्पेसिफिक चार्ज तो पॉजिटिव है,
तो चार्ज पॉजिटिव हो गया, और अगर स्पेसिफिक चार्ज नेगेटिव है मतलब चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो इससे दोनों चीजें पता लग जाती है। चार्ज टू मास रेशो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसको स्पेसिफिक चार्ज रेशो भी बोलते हैं, चार्ज टू मास रेशो भी बोल देते हैं, स्पेसिफिक चार्ज भी बोल देते हैं। तो हमें ये चीज पढ़नी है। अब अगर स्पीड बढ़े एक पार्टिकल की, मान रहा हूं रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, तो पक्का है चार्ज तो सेम रहेगा, बट मास इंक्रीज करेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया चार्ज सेम रहेगा, मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर चार्ज सेम रहेगा मास इंक्रीज करेगा, बड़े ध्यान से देखना है, चार्ज सेम रहेगा मास इंक्रीज करेगा, तो बेटा पक्का हो गया Q/m, चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो Q/m। मास बढ़ गया तो Q/m कम हो गया, विद इंक्रीज इन स्पीड। बेटा बड़े ध्यान से समझना है, अगर मैं सिर्फ चार्ज की बात करूं, किसकी बात करूं, सिर्फ चार्ज की, तो वो स्पीड के साथ चेंज नहीं होगा। जितना ऑब्जेक्ट पे चार्ज रेस्ट पे है उतना ही मोशन में होगा, ठीक है। मास की बात करूं चेंज होगा, चार्ज टू मास की बात करूं चेंज होगा। ये केमिस्ट्री में भी आता है, पता नहीं कौन से चैप्टर में आता है, बट केमिस्ट्री में भी यूज होता है, पता नहीं 11th या 12th में कहीं पर है, मेरे को ध्यान है, कभी स्टूडेंट्स ने डाउट लिए हुआ। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं मास स्पीड के साथ चेंज होता है, चार्ज चेंज नहीं होता। चार्ज टू मास रेशो और बोल दूं स्पेसिफिक चार्ज वो चेंज होगा। ऐसे ही जैसे मास चेंज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पार्ट होता है, ठीक है, सिर्फ रिलेटिविस्टिक ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूं, जब स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो। जैसे मास स्पीड के साथ चेंज होता है, इसी तरह से लेंथ भी स्पीड के साथ चेंज होती है। क्या चेंज होती है बेटा, लेंथ भी स्पीड के साथ चेंज होती है। मास भी चेंज होता है, लेंथ भी चेंज होती है, बट चार्ज चेंज नहीं होता। आगे पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो होती है चार्ज बाय लेंथ। चार्ज तो चेंज नहीं हुआ बट लेंथ चेंज हो गई, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी भी स्पीड के साथ क्या कर जाएगी, चेंज हो जाएगी। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चार्ज इज इनवेरिएंट विद स्पीड अनलाइक मास। नीट में या जेई मेन में लास्ट 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्या अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो क्यू नॉट चार्ज है, अब वो v स्पीड से चलने लग गया, चार्ज कितना होगा। पहली ऑप्शन क्यू नॉट थी, एक ये थी, एक में ये मल्टीप्लीकेशन में था, और एक ऑप्शन थी क्यू नॉट इंटू v/c। तो आंसर सही ये वाला होगा, चाहे चार्ज रेस्ट पे है चाहे चार्ज मोशन में है, चार्ज सेम का सेम रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशन करके एक चैप्टर पढ़ा है, जिसमें हम ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जैसे मेरे पास एक मास है, तो उस मास के अराउंड कितने रीजन तक हम उस मास का इफेक्ट देख सकते हैं, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। बिल्कुल सेम लाइन पर ऐसे ही मेरे पास एक चार्ज हो, और चार्ज के अराउंड कितने रीजन तक, जैसे यहां पे मेरे पास एक चार्ज है, इसके अराउंड मैं कितने रीजन तक उस चार्ज का इफेक्ट देख सकता हूं, मतलब वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर तक, उसको हम बोलते हैं क्या, चार्ज का रीजन है वो, और वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही मोशन, जब चार्ज मोशन में आ जाए, या करंट 10th क्लास में पढ़ा है, तो उसकी वजह से कौन सा फील्ड आता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। तो अब मैं 11th प्रॉपर्टी कुछ उन्हीं से रिलेट कर रहा हूं, चार्ज की प्रॉपर्टी है। ए चार्ज एट रेस्ट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसकी वजह से सिर्फ कौन सा फील्ड होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट, ये एक ही प्रॉपर्टी में मैं डिटेल में इसी में पूरी को एक को करके ही समझा रहा हूं। ए चार्ज इन मोशन, ए चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन
will produce both electric field and magnetic field. A charge in uniform motion will produce both electric field and magnetic field. अगर एक चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी। इससे एक बात तो पता लगी, एक चार्ज है, चाहे वो चल रहा है चाहे वो रेस्ट पे है, उसका पक्का है कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्का प्रोड्यूस करेगा, बट डज नॉट एमिट रेडिएशंस। ये चार्ज पार्टिकल रेडिएशंस को एमिट नहीं करेगा। यूनिफॉर्म मोशन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, बट रेडिएशंस को एमिट नहीं करेगा। अगला, एक चार्ज, ऐसे लिखो, एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल कैसा है बेटा, एक्सेलरेटेड है। कैसा है, एक्सेलरेटेड है। एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल विल प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो रेडिएट एनर्जी in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बड़े ध्यान से समझना है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो रेस्ट पे है चाहे वो मोशन में है, वो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। हर चार्ज की वजह से एक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। अब अगर जब भी चार्ज पार्टिकल चल रहा है चाहे कुछ भी स्पीड है, उसके चलने की वजह से पक्का मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है। बट अगर वो एक्सेलरेट भी कर रहा है, मतलब चल भी रहा है, स्पीड बढ़ रही है या स्पीड कम हो रही है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मतलब चल भी रहा है, चार्ज भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया। बट ऑल्सो रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको ये वाला पॉइंट सिर्फ पता होना चाहिए, ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, any charge given to an isolated conductor will always reside on its outer surface, will always reside on its outer surface, on its outer surface। In short, आपको ध्यान रखना है, अगर मेरे पास कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है और मैं उसको कोई चार्ज दे रहा हूं, तो वो चार्ज उस कंडक्टर के अंदर नहीं रह सकता, सारा चार्ज उसके सरफेस पे आएगा। सारा चार्ज उसके कहां पे आएगा बेटा, सरफेस पे आएगा। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जैसे कार की बॉडी है, कार की बॉडी मेटेलिक होती है, मेटल की है, कंडक्टर है। अब जब बिजली गरज रही होती है, लाइटनिंग हो रही होती है, तो आप ये बोल सकते हो कि आपको पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहिए, कार में बैठ जाना चाहिए। क्यों बताओ बेटा, समझ आ रही है मेरी बात? पेड़ के नीचे तो बिजली आपके ऊपर गिर सकती है, लाइटनिंग आपके ऊपर गिर सकती है, पर अगर आप कार पे बैठ गए और लाइटनिंग आके गिर गई तो आप सेफ हो। क्यों? कार एक कंडक्टर है और कंडक्टर के बाहर बाहर चार्ज होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, आप सेफ रह जाओगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो बेटा। इसी में एनी चार्ज given to an isolated conductor will reside on its outer surface in such a way that surface charge density is always inversely proportional to
द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पॉइंट। क्या मतलब है इसका, बड़े ध्यान से समझना है, बड़े ध्यान से यहां पे इस कंसेप्ट को समझना है, क्या कहना चाह रहा है। देखो बड़े ध्यान से, मेरे पास ये एक स्फीयर है, मेरे पास ये एक स्फीयर है। अब आपको पता है स्फीयर की रेडियस हर जगह पर सेम होती है, कहीं पर भी देख लो। मैंने इसको क्यू चार्ज दिया, जैसे मैंने स्फीयर को क्यू चार्ज दिया, ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। आइसोलेटेड इसलिए बोल रहा हूं बेटा, ये किसी से कनेक्ट नहीं है, इसलिए आइसोलेटेड है, अलग से। जैसे मैंने इसको क्यू चार्ज दिया, अब हर जगह की रेडियस सेम है क्या अलग अलग है? बताओ बेटा, हर जगह की रेडियस अलग अलग है या सेम है? सेम है। हर पॉइंट की रेडियस सेम है क्योंकि सेंटर यही है। ये क्या कह रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से लिखते हैं एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है, मतलब रेडियस जहां की ज्यादा होगी वहां सिग्मा कम आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कम आएगी, मतलब चार्ज कम आएगा, उस एरिया में चार्ज कम आएगा, है ना। और जहां की रेडियस कम होगी वहां चार्ज ज्यादा आएगा। पर यहां तो हर जगह की रेडियस क्या है, सेम है, तो हर जगह पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम आएगा। इसीलिए इस केस में हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। सिग्मा का मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, एक एरिया में कितना चार्ज आएगा। अब हर जगह की रेडियस सेम है, स्फेरिकल है इसलिए, और आइसोलेटेड तो है ही है, तो स्फेरिकल में हर जगह की रेडियस सेम है, तो हर जगह पर चार्ज भी क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। अब मैं क्या करता हूं, अब अगर मैं कोई और कंडक्टर ले लेता हूं, इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज होता है इसीलिए डिटेल में बता रहा हूं। अगर मैं कोई ऐसा कंडक्टर ले लूं, कुछ इस टाइप की शेप लेनी है, ठीक है। अब आप देखो, ये तो प्लेन है, कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, तो बेटा इसमें अंदर तो चार्ज आएगा नहीं, जो भी चार्ज दूंगा सारा बाहर आएगा। और मान लो इसको मैंने क्यू चार्ज दे दिया। अब एक बात सुनना ध्यान से, बड़े ध्यान से, रेडियस सबसे ज्यादा कहां की है, प्लेन सरफेस। जैसे ये दीवार है मेरे पास, ये वॉल है, इस वॉल की रेडियस कितनी होगी, इनफाइनाइट, क्योंकि ये एक स्फीयर का पार्ट है जिसकी रेडियस इनफाइनाइट है। तो बेटा इसकी रेडियस बहुत ज्यादा है, तो इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम आएगा, मतलब चार्ज बहुत दूर दूर आएगा। क्लियर, चार्ज बहुत दूर दूर आएगा। बहुत दूर दूर का मतलब आप ऐसे बना लो, एक यहां होगा, एक यहां होगा। अब ये एक स्फीयर का पार्ट है जिसकी रेडियस कम दिख रही है। अगर इसकी रेडियस कम है, अगर इसकी रेडियस कम है, तो इस पे चार्ज पहले से डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा मतलब उतने ही एरिया में ज्यादा चार्ज है। अब फिर ये प्लेन हो गया, प्लेन का मतलब चार्ज बहुत कम आएगा, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, बहुत दूर दूर आएगा, तो यहां आ गया। अब मैंने क्या किया, ये वाला पॉइंट देखो बेटा, ये वाला पॉइंट शार्प है या किसी रेडियस है जिसकी कुछ, ये शार्प पॉइंट है, एकदम चालू किया, शार्प पॉइंट की रेडियस 0 को टेंड करेगी, रेडियस 0 को टेंड करेगी, तो मतलब रेडियस बहुत कम है, तो सिग्मा बहुत ज्यादा आएगा, तो यहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा। अब ये फिर प्लेन हो गई, तो यहां बहुत दूर होगा। अब ये वाला पॉइंट फिर शार्प पॉइंट है, तो यहां फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा, ये फिर यहां कम हो गई। फिर ये शार्प पॉइंट है, तो यहां का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा। अब ये फिर एक स्फीयर का पार्ट है, इसकी रेडियस इससे तो बड़ी है, इससे बड़ी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इससे कम होगा और दूर दूर होगा। प्लेन हो तो और दूर हो जाएगा, स्फीयर का पार्ट है तो उसके हिसाब से, रेडियस के हिसाब से हम देख लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
तो यहां से मेरे पास एक पॉइंट और पता लग गया कि जिस पॉइंट की रेडियस कम होगी, जिस पॉइंट की रेडियस कम होगी उस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, मींस उस पे चार्ज ज्यादा आएगा। तो इससे क्या पॉइंट पता लगा, पहले तो ये पॉइंट पता लग गया कि हम किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर को अगर कोई चार्ज देते हैं तो वो चार्ज सिर्फ उसके कहां पर आता है बेटा, आउटर सरफेस पे आता है, ठीक है, उसके अंदर नहीं आता। किस तरह से आता है, इस तरह से आता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर उस पॉइंट की उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। मतलब जहां की रेडियस कम होगी वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। ये कहां से डिराइव होके आया वो आगे जब हम कंडक्टर पढ़ेंगे इस चैप्टर में वहां पे आएगा, वहां पे मैं आपको बता दूंगा। ये भी क्लियर है यहां तक। इसी को अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसका एक रिजल्ट यहां से कंक्लूजन निकालूं तो इस कंक्लूजन से क्या निकला कि शार्प पॉइंट्स पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ या कम हुआ, ज्यादा हुआ। तो यहीं से पता लग गया। अब यहां यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, पहली बात तो नॉन यूनिफॉर्म। क्यों एक जैसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हर जगह की रेडियस सेम नहीं है। अब बड़े ध्यान से यहां पे देखते हैं, बड़े ध्यान से यहां पे देखना है। चार्ज एक्यूमुलेट्स मोर ऑन द शार्प पॉइंट्स। कहां पर चार्ज ज्यादा आएगा बेटा, शार्प पॉइंट्स। जैसे अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास एक 1 पॉइंट मान लिया, ये मेरे पास एक सेकंड पॉइंट है, ये मेरे पास थर्ड पॉइंट है, ये मेरे पास फोर्थ पॉइंट। मैंने ये 4 पॉइंट लिए और मैं इस केस में आपको कहूं कहां की सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। अभी अभी हमने पढ़ा था कि यहां पर सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जहां की रेडियस कम होगी वहां की सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। सबसे कम रेडियस कहां की है बेटा, थर्ड की, तो सबसे ज्यादा होगी। उससे कम रेडियस मतलब उससे बड़ी रेडियस किस केस की, सिग्मा 2। उससे बड़ी रेडियस इसकी हो गई सिग्मा 4, कम होती जा रही है। और सबसे बड़ी रेडियस 1 वाले पॉइंट की है सिग्मा 1। ये आपको ध्यान रखना है। वही बताया मैंने, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जिसकी रेडियस कम होगी उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। ये आपको पता होना चाहिए। चार्ज एक्यूमुलेट्स मोर ऑन द शार्प पॉइंट। समझ में आ गया कैसे? That's why the lightning rods are made up of metal with sharp ending points. That's why lightning rods are made up of metal विद शार्प एंडिंग पॉइंट्स। अब क्या होता है, आपने घर पे जब कोई नया घर बनाता है तो घर की रूफ पर एक लाइटनिंग रोड्स लगाई जाती है ताकि अगर बिजली गिरे तो घर को नुकसान ना हो। अब होगा क्या, दीज लाइटनिंग रोड्स with sharp points are fixed on the top of the house. छत पे रखते हैं, ठीक है, छत पे हम इसको फिक्स करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक लाइटनिंग रोड है, इसके ऐसे ये शार्प एंडिंग पॉइंट बना देते हैं कंघी की तरह, जैसे कंघी के कोम्ब के पॉइंट्स देखे मैंने शार्प होते हैं वैसे बना देते हैं और इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं नीचे। अब जैसे ही बिजली गिरी तो बेटा यहां पर ज्यादा गिरेगी, यहां पर ज्यादा गिरेगी या यहां पर सबसे ज्यादा आएगी। इसी प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, जिसकी रेडियस सबसे कम होगी वहां पर बिजली सबसे ज्यादा गिरेगी, वहां चार्ज सबसे ज्यादा आएगा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी आनी है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसके पास आएगी या छत पे आएगी, छत पे आएगी। लाइटनिंग रोड सबसे ज्यादा करेगी, बाकी जगह पे कम हो जाएगी। अगर इसने सबसे ज्यादा कर ली
और इसको मैंने किससे कनेक्ट कर रखा है, अर्थ से। इसकी अर्थिंग की हुई होती है, तो वो सारी की सारी चीज कहां चली जाएगी, अर्थ में चली जाएगी। इसीलिए दीज लाइटनिंग रोड्स helps us in preventive measure during lightning और thunderstorm। इस लाइटनिंग रोड ये हमें ऐसे हेल्प करती है, घर को ऐसे ये बचा के चलती है। कोई डाउट यहां तक? हाँ बेटा, क्लियर है। दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब इस पे बेस हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे बेस। हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे बेस अब एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा बेटा, अभी देखो हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, इन सब पे बेस अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा, कैन या व्हाट विल बी द चार्ज, व्हाट विल बी द टोटल पॉजिटिव चार्ज on a cup of water having 100 ग्राम वाटर। पहले देखते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, मेरे पास एक कप है, जो टी वाला कप होता है ना बेटा, उसमें 100-150 ग्राम ही आती है चीज। मैंने कहा उसमें मैंने पानी डाल दिया, मुझे उस पानी पे टोटल पॉजिटिव चार्ज बताना है। अब आपको पता पानी का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो आपको पता पानी का फॉर्मूला H2O होता है। ये न्यूट्रल होगा, जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो मैं सिर्फ टोटल पॉजिटिव पूछा तो मैं अलग से पॉजिटिव चार्ज निकालूंगा। अब अगर मैं बात करूं H2O का मतलब हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है, तो ये 2 है तो 2 गए। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो टोटल H2O 18 ग्राम हो गया। 18 ग्राम ऑफ वाटर मींस 1 मोल ऑफ वाटर। कोई डाउट? केमिस्ट्री है, थोड़ी सी मिक्स हो रही है। 18 ग्राम ऑफ वाटर मींस 1 मोल ऑफ वाटर। 18 ग्राम वाटर में 1 मोल वाटर का होगा। अब आपको पता होना चाहिए 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम होते हैं। मतलब यहां से आ गया 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एटम में नहीं बोलूंगा, मॉलिक्यूल होगा ना वाटर का। तो एटम तो हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम अलग अलग है, पर ये तो पूरा मॉलिक्यूल बन गया। 1 मोल में इतने होते हैं। अब आप यहां से समझो, 18 ग्राम वाटर में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। तो बेटा 1 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की 23/18 मॉलिक्यूल होंगे। 100 ग्राम में कितने होंगे? मुझे तो 100 ग्राम में निकालना है। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23/18 इंटू 100 मॉलिक्यूल होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किसके मॉलिक्यूल्स होंगे? वाटर के होंगे। यहीं से आप बड़े ध्यान से, 1 molecule of water contains, बेटा मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल होगा, तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, हाइड्रोजन एटम के अंदर 1 प्रोटॉन होगा, क्योंकि 1H1 का मतलब है 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 0 न्यूट्रॉन।
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 होता है तो उसमें 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। तो H2O है तो इसमें 1 इंटू 2 10, 2 प्लस ऑक्सीजन में 8, तो बेटा टोटल इसके अंदर 10 प्रोटॉन हो गए। मेरा प्रोटॉन में इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मुझे टोटल पॉजिटिव चार्ज बताने हैं। इसमें 10 प्रोटॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन की मैं बात नहीं कर रहा, चार्ज के केस में मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, मैं प्रोटॉन में बात कर रहा हूं। अब 10 प्रोटॉन है एक मॉलिक्यूल में, तो बेटा इतने मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे? 100 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की 23 बाई 18, ये 10 की 25 ही हो गया ना, ये और ये मिलके 10 की 25 हो गया। इतने, ये तो मॉलिक्यूल थे, 10 प्रोटॉन है तो इंटू 10 प्रोटॉन। हाँ भी क्लियर है। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पे चार्ज दैट इज प्लस ई, प्लस ई का मतलब प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो व्हाट इज चार्ज ऑन, पॉजिटिव चार्ज ऑन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मैं नहीं कह रहा हूं कि वाटर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, मैं कह रहा हूं जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, टोटल न्यूट्रल होगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन सा चार्ज निकालना बेटा? पॉजिटिव चार्ज निकालना। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 26 बाई 18। इतने तो प्रोटॉन हो गए, और एक प्रोटॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। जैसे ही मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, आप देख लो, इसको अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको 6 मान लूं तो ये बेटा 3 पे कट गया, अप्रोक्सीमेट कर दिया 3 पे कट गया, ये आ गया 1.6 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 7, और यू कैन सी, इसको 16 लिख दू, 16 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन 100 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर है? न्यूमेरिकल समझ में आ गया कैसे करना है? एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। इसी टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल में है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, वहां डाटा कुछ अलग हो सकता है, कंसेप्ट सेम है, आपको बड़े ध्यान से समझना है। पहले जो भी वाटर दिया हुआ है तो उसका मास नंबर देख के मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। ये मॉलिक्यूलर मास आ गया, इतने मॉलिक्यूलर मास का मतलब 1 मोल ऑफ वाटर है, मतलब 18 ग्राम वाटर में इतने मॉलिक्यूल होंगे। वहां से आपने 1 ग्राम में निकाल लिए इतने मॉलिक्यूल, आपको 100 ग्राम में निकालने, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर कितने प्रोटॉन है? 10 प्रोटॉन है, तो बेटा इतने सारे में कितने होंगे? इंटू 10 कर दिया। अब इतने प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की माइनस 19, मल्टीप्लाई कर लिया, इतना टोटल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का है, आपको घर से होमवर्क के तौर पे करना है उस क्वेश्चन को। उसका सॉल्यूशन भी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। एनसीईआरटी के पैराग्राफ पढ़ोगे, वहां पर एक लास्ट पैराग्राफ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, उसमें उसका सॉल्यूशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, why one can ignore the quantization of charge at macroscopic level? Why one can ignore the quantization of charge on macroscopic level? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वाई वन कैन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल। आपको घर से करना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट इज
methods of charging an object. Next heading is methods of charging an object. हम एक ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज करना है, इलेक्ट्रीफाइड करना है. उस ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं, अब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, पहला मेथड है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. क्या मेथड है बेटा? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और चार्जिंग बाय रबिंग. सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन और चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट. दो चीजों को आपस में कांटेक्ट में लाकर चार्ज करो. थर्ड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करना, और बोल देते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन. हमने ये 3 मेथड पढ़ने हैं. मैं इनके बारे में ब्रीफली एक बार आपको बता रहा हूं, फिर हम डिटेल में पढ़ते हैं. अपने बोर्ड्स के सिलेबस में भी है, कॉम्पिटिटिव नीट जेईई मेन के सिलेबस में भी है. पहला फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और चार्जिंग बाय रबिंग. मैं थोड़े थोड़े डेली लाइफ के एग्जांपल साथ में लूंगा. चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. मेरे पास एक कॉम्ब है, अगर मैं इसको ड्राई हेयर में रब करूं और उसके बाद अगर पेपर्स उठाऊं तो आपने देखा होगा पेपर्स उठ जाते हैं. मतलब क्या हुआ, जब मैंने इस कॉम्ब को, न्यूट्रल कॉम्ब थी, जब मैंने इसको ड्राई हेयर में रब किया तो पक्का इस पे चार्ज आ गया होगा, और फिर बाद में इसने उस चार्ज की हेल्प से उस न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर लिया. क्योंकि हमने पढ़ा था चार्ज ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं बेटा? अट्रैक्ट कर लेते हैं. तो वो जो मेथड है दैट इज चार्जिंग बाय रबिंग, और रब करने से क्या हुआ होगा? फ्रिक्शन, इसीलिए इसका नाम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी होता है. इसमें एक चीज बड़े ध्यान से आपको देखनी है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी होता है. इसमें एक एग्जांपल और देता हूं. थोड़ा टाइम पहले ट्रेंड चला था, अगर आप एक प्लास्टिक की चेयर पर बैठ जाएं और आपके पैर जमीन पे टच ना हो, पैर ऊपर कर लें, हाथ साथ में रख लें, और पीछे से अगर आपको कोई तौलिए से या किसी कपड़े से मारे, थोड़ी देर मारने के बाद अगर कोई बंदा टच करे तो करंट सा लगता है, चिंगारी सी उठती है. समझ आ गई मैंने क्या कहा है? वो भी क्या है? रबिंग हो रही है, रब किया जा रहा है, आपको पीछे से हिट किया जा रहा है, तो आपकी बॉडी पे चार्ज आ गया. पर आप प्लास्टिक की चेयर पे बैठे हो तो चार्ज अर्थ में ट्रांसफर नहीं हो रहा. आपने पैर भी अर्थ से कनेक्ट नहीं कर रखे हैं. इसीलिए होता क्या है, जैसे कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा हुआ आपको टच करेगा तो चार्ज को जाने का रास्ता मिल गया अर्थ में, और अगर चार्ज ज्यादा था और एकदम से रास्ता मिल जाए तो वो स्पार्क प्रोड्यूस करता है. इसलिए कई बार चिंगारी प्रोड्यूस होती है. ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है. इसमें एक दो चीजें और ध्यान रखने की है. क्या कि जैसे अगर मैं दो ऑब्जेक्ट को रब कर रहा हूं तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा. क्यों? पढ़ाई था हमने, जब दो ऑब्जेक्ट को रब करूंगा पहले दोनों न्यूट्रल थे, अगर मैं इन दोनों को रब कर रहा हूं तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो कौन लूज करेगा, कौन गेन करेगा, इसके लिए आपको कंसेप्ट कैसे समझना है. मेरे पास 2 टॉफी है. एक मेरे हाथ में टॉफी रख ली मैंने, ठीक है, और एक किसी छोटे बच्चे के हाथ में रख दी. मेरी पावर ज्यादा है, मैं वो मुट्ठी खोलूंगा नहीं, और कोई बंदा अगर टॉफी दूसरा बंदा निकालना चाहे मेरे हाथ से नहीं निकाल पाएगा, बच्चे के हाथ से इजीली निकाल पाएगा. बच्चे ने खाई नहीं है अभी तक. तो बेटा किसने इलेक्ट्रॉन लूज किए? इलेक्ट्रॉन तो दोनों के पास है, पर लूज किसने किए? जिसके लूजली बाउंड है. ठीक है, किसने लूज किए? जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है. बट ट्रांसफर तो आपस में दोनों का हो रहा है, आपस में दोनों का ट्रांसफर हो रहा है. मतलब क्या हुआ, मान लो मुझे ये टॉफी खींचनी है या बच्चे को मेरे से खींचनी है, तो बच्चा मेरे से खींच पाएगा या मैं बच्चे से खींच पाऊंगा? तो मैं बच्चे से टॉफी इजीली खींच लूंगा. अगर मैं बच्चे से टॉफी इजीली खींच लूंगा तो बच्चे ने टॉफी को दे दिया, मैंने टॉफी को गेन कर लिया.
इसका मतलब जब भी हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है? जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, और जिसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। समझ में आ रही है मैंने क्या कहा है? तो जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे या जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, Na पॉजिटिव आ जाता है। तो यहीं से एक डेफिनेशन आती है वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये बेसिक सी चीजें बता रहा हूं, कल डिटेल में हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स from the object। अब ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होगा, तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा? जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा हो या कम हो? कम हो। क्यों? वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। जिसके लिए एनर्जी कम चाहिए वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान होगा, और जिसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर रबिंग की बात करूं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और चार्जिंग बाय रबिंग का केस समझ में आ गया था। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन और चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। अगर मैं कंडक्शन की बात करूं, कंडक्शन नाम से ही पता लग रहा है फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट, एक बॉडी चार्ज है दूसरी चार्ज नहीं है, ये सिर्फ कंडक्टर के लिए रखता है। एक बॉडी चार्ज है दूसरी चार्ज नहीं है, इनको आपस में टच करा दूं या इनको आपस में किसी वायर से कनेक्ट कर दूं, इनको आपस में किससे कनेक्ट कर दूं बेटा? किसी वायर से कनेक्ट कर दूं, तो क्या हो जाता है? एक बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी के साथ शेयर हो जाता है, चार्ज आपस में शेयर हो जाते हैं। क्लियर है यहां तक? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन, चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। यहीं से आगे अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब ये होता है इंड्यूस होना। इंड्यूस होने के लिए टच कराने की जरूरत नहीं है, पास में रखना पड़ता है। ऐसा बोला जाता है अच्छे बच्चे के साथ किसी बच्चे को छोड़ दिया जाए तो उसमें भी अच्छे गुण आ जाते हैं। बिल्कुल सेम लाइन पर अगर मैं एक चार्ज बॉडी के पास कोई न्यूट्रल बॉडी रख दूं तो पास टच नहीं करानी, चार्ज बॉडी के पास न्यूट्रल बॉडी रख दूं तो उस पे भी चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। कैसे होगा वो आगे फिनोमिनन हम पढ़ेंगे, उसको क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि ये तीनों मेथड हम कवर कर लें। इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आपके बनेंगे। आज की क्लास के लिए इतना कर लेते हैं।